हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम इकाई 4 मेरी पोशाक, इसके अंतर्गत जो 5वां चैप्टर दिया गया है, अध्याय 5 शोधक अभिकर्ता, उसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो आइए अपना प्रश्नोत्तर स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है वह है, एक अच्छे साबुन व डिटर्जेंट के 3 गुण बताइए। तो जो एक अच्छा साबुन और डिटर्जेंट होगा, उसका सबसे पहले तो रंग साफ होना चाहिए, क्योंकि जो गहरे रंग के साबुन होते हैं उसमें अशुद्धियां अधिक होती है। फिर सही धुलाई के लिए साबुन व डिटर्जेंट में अच्छी झाग बननी चाहिए। साबुन की जो टिकिया होती है उसे न बहुत अधिक सख्त और न ही बहुत अधिक नरम होना चाहिए, क्योंकि यदि वो ज़्यादा सख्त होगी तो पानी में देर से घुलेगा, और यदि ज़्यादा नरम होगा तो बहुत जल्दी घुल जाएगा, जिससे साबुन जो है वह व्यर्थ भी अधिक होता है। तो इस तरह इसके आंसर में आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद आता है, किन्हीं 2 अच्छे धुलाई के साबुनों के नाम बताइए। ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, जैसे सर्फ एक्सल, रिन, किसी भी 2 साबुन धोने वाले, कपड़े धोने वाले साबुन के नाम आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है, कठोर साबुन क्या होता है। कठोर साबुन किसे कहेंगे हम। उसमें आप लिख सकते हैं कि यह साबुन कठोर होने के कारण कपड़े पर आसानी से रगड़े नहीं जाते हैं, यह पानी में आसानी से नहीं घुलते हैं, और यही कारण है कि इन्हें झाग बनाने में भी अधिक श्रम करना पड़ता है और अधिक समय भी लगता है, तथा इनसे कपड़े साफ करने में भी श्रम अधिक लगता है। कठोर साबुन प्रायः गर्म विधि से बनाए जाते हैं। यह कोमल तथा सूक्ष्म वस्त्रों को हानि पहुंचाते हैं। तो कठोर साबुन जो होता है वह, उसे हमें यूज करने में ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज्यादा श्रम लगाना पड़ता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, डिटर्जेंट शोधक पदार्थ के रूप में किस प्रकार कार्य करता है, अथवा डिटर्जेंट क्या होता है। तो जो डिटर्जेंट होता है वह एक सफाई का तत्व है जो साबुन के समान ही कार्य करता है, किंतु वसा तथा लाई की अपेक्षा रासायनिक तत्वों से बनाया जाता है। जहाँ साबुन जो है वह वसा और लाई से बनाया जाता है, वहीं जो डिटर्जेंट होता है वह रासायनिक तत्वों से बनाया जाता है। डिटर्जेंट प्रायः रासायनिक तत्वों से संबंधित होता तथा साबुन से अलग होता है। डिटर्जेंट जो होता है वो मुख्य रूप से तेलीय परत और जो धूल के कण होते हैं उसको हटाने का कार्य करता है। डिटर्जेंट तेल पानी मिश्रित करने वाला पदार्थ होता है जो तेल की परत के अंदर घुसकर उसे तोड़ता है और उसके दाग धब्बों को भी हटाता है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न आता है वह है, डिटर्जेंट के विभिन्न घटक बताइए। तो डिटर्जेंट के जो घटक होते हैं उसमें आता है रचनात्मक, झाग कम करने वाले तत्व, पानी को कोमल बनाने वाले तत्व, विरंजक प्रतिनिधि, झाग अभिकर्मक, क्रियाशील सामग्री और सुगंध। अब ये जो रचनात्मक है इसमें आप लिखेंगे ये केमिकल्स होते हैं जो जिद्दी धुलाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद अगला है झाग कम करने वाले तत्व। इसमें आप लिखेंगे ये झाग अभिकर्मक के विपरीत कार्य करते हैं तथा वॉशिंग मशीन के लिए उपयुक्त होते हैं। इसके बाद आता है पानी को कोमल बनाने वाले तत्व। डिटर्जेंट में ऐसे तत्व होते हैं जो पानी को मृदु बना सके, पानी को कोमल बना सके। इसके बाद आता है विरंजक प्रतिनिधि। डिटर्जेंट में विरंजक तत्व होते हैं, ये सफेद किरणों को प्रतिबिंबित करते हैं जिससे कपड़े सफेद दिखाई देते हैं। इसके बाद आता है झाग अभिकर्मक, ये झाग बनाने में सहायक होते हैं। उसके बाद है क्रियाशील सामग्री, इनसे गंदगी हट जाती है तथा कपड़े पर दोबारा नहीं जमती है। और इसके बाद सबसे आखिरी में आता है सुगंध,
उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए डिटर्जेंट में अक्सर सुगंध मिला दी जाती है। तो ये जो है ये डिटर्जेंट के घटक होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, कोमल व कठोर साबुन का वर्णन कीजिए। तो कोमल साबुन में आप लिखेंगे कि जो कोमल साबुन होता है वह कोमल होने के कारण कपड़े पर आसानी से रगड़े नहीं जाते हैं। उसे रगड़ने के लिए हमें ज़्यादा श्रम करना पड़ता है। यह पानी में आसानी से घुलते भी नहीं हैं। यही कारण है कि इन्हें झाग बनाने में भी अधिक समय लगता है और अधिक श्रम भी लगता है, तथा इनसे कपड़े साफ करने में भी हमें श्रम अधिक लगाना पड़ता है और साथ ही साथ हमारा समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। वहीं जो कोमल साबुन होता है, यह साबुन पानी में आसानी से घुलकर झाग बनाते हैं, जिससे कपड़े धोने में समय भी कम लगता है और श्रम भी कम लगता है। परंतु मुलायम होने के कारण यह जल्दी घुलकर काफी मात्रा में व्यर्थ हो जाता है। तो जो कोमल साबुन होते हैं उसमें हमारा समय तो कम लगता है और श्रम भी कम लगता है, लेकिन यह बहुत जल्दी जो है वो घुलकर व्यर्थ हो जाते हैं। वहीं जो कठोर साबुन होता है उसमें श्रम अधिक लगता है और समय भी अधिक लगता है, लेकिन यह जल्दी घुलता नहीं है, व्यर्थ नहीं होता है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, वह है साबुन तथा अपमार्जक यानी डिटर्जेंट में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर में आप लिख सकते हैं, डिटर्जेंट में आप लिखेंगे अपमार्जक या फिर डिटर्जेंट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो संतृप्त तथा असंतृप्त दोनों ही प्रकार के हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं। यह आप लिखेंगे डिटर्जेंट में। वहीं साबुन जो होता है वह वसीय अम्ल के लवण होते हैं। इसका निर्माण वसा तथा क्षार के मिश्रण से होता है। यह इन दोनों में पहला अंतर है। दूसरा अंतर आप लिख सकते हैं कि जो डिटर्जेंट या अपमार्जक होता है वह रसायनों के द्वारा बनाए जाते हैं तथा फैक्ट्रियों में ही निर्मित होते हैं। वहीं जो साबुन है वह घरेलू स्तर पर भी आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। इसके बाद इसमें तीसरा अंतर आप लिखेंगे कि अपमार्जक सस्ते होते हैं, डिटर्जेंट जो है वो सस्ते होते हैं और साबुन अपेक्षाकृत महंगे होते हैं। चौथा अंतर आप लिख सकते हैं, अपमार्जक कठोर जल में भी उतने ही सक्रिय होते हैं जितने मृदु जल में, इसलिए कठोर जल में इनकी अतिरिक्त मात्रा नहीं मिलानी पड़ती है। वहीं जो साबुन होता है उसमें कठोर जल में निष्क्रिय होते हैं, इसलिए इनकी बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता कठोर जल में पड़ती है। अब इनके बीच चौथा अंतर आप लिख सकते हैं, अपमार्जक से वस्त्र धोने में शारीरिक श्रम तथा समय कम लगता है डिटर्जेंट से। वहीं जो साबुन होता है इनसे वस्त्र धोने में शारीरिक श्रम और समय दोनों ही अधिक लगते हैं। अगला अंतर आप लिखेंगे, डिटर्जेंट के निर्माण के समय ही इनमें विरंजक तथा उज्ज्वलकारी तत्व मिला दिए जाते हैं, जिस कारण धुले वस्त्रों को अलग से ब्लीच या फिर नील देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं साबुन में आप लिख सकते हैं, साबुन से वस्त्र धोने पर वह पीले पड़ जाते हैं और वस्त्रों को सफेद करने के लिए उन पर ब्लीच या फिर नील लगाना पड़ता है। इसमें अगला अंतर आप लिख सकते हैं, यह घुलने में मतलब डिटर्जेंट घुलने में आसान होते हैं और झाग जो है वो शीघ्र से बन जाते हैं, इनसे वस्त्रों की धुलाई करना आसान होता है। वहीं साबुन जो है वह आसानी से नहीं घुलते हैं, इन्हें अधिक घिसना पड़ता है तथा झाग भी कम बनते हैं, इनसे धुलाई करना आसान नहीं होता है। तो इस तरह आप साबुन और डिटर्जेंट के बीच अंतर को लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, वस्त्रों का
संग्रह करते समय कीड़ों से बचाने के लिए आप किस चीज का उपयोग करेंगे? तो वस्त्रों को जब हम संग्रह करते हैं तो उसे कीड़ों से बचाने के लिए हम उस पर कीड़े मारने वाली दवा का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद आता है नमी युक्त वस्त्रों को संग्रहित करने के से वस्त्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम नमी युक्त वस्त्रों को रखते हैं तो उससे वस्त्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अलमारी में जब हम नमी युक्त वस्त्र का संग्रह करते हैं तो उससे क्या होता है? फफूंदी तथा कीड़े लग सकते हैं, इसलिए ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, सूती साड़ियों को संग्रह करने से पूर्व किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? जब हम सूती कपड़ों का संग्रह कर रहे हैं, सूती साड़ी का संग्रह कर रहे हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो उसमें आप लिख सकते हैं पहले पॉइंट में, अलमारी में ठीक से तह लगाकर रखना चाहिए। दूसरा कि वस्त्र को पूरी तरह से सुखाकर रखना चाहिए, नमी युक्त वस्त्र को नहीं रखना चाहिए। विभिन्न प्रकार के कपड़े अलग अलग ढेर में रखना चाहिए और वस्त्रों का संरक्षण करते समय उसमें स्टार्च न लगाएं और दुर्गंधनाशक का प्रयोग करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है वह है, प्रतिदिन के वस्त्रों का संग्रह किस प्रकार करना चाहिए? हमारा जो डेली वियर है, रोज पहनने वाले कपड़े हैं, उनका संग्रह हम कैसे कर सकते हैं? तो ऐसे कपड़ों को रखने वाले जो खाने होते हैं उनको स्वयं चिपकाने वाले कागज से ढक देना चाहिए। यदि अलमीरा में हुक है तो रात्रि के कपड़े, घर के कपड़े, बेल्ट, बैग आदि उन पर लटका देना चाहिए। विभिन्न वस्तुओं को लटकाने के लिए अलग अलग ऊंचाई पर हुक लगाए जा सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि अपने कपड़ों को उचित आकार में बनाए रखने के लिए उचित प्रकार के हैंगरों का प्रयोग कर सकते हैं। हैंगर जंग खाए हुए नहीं होने चाहिए। कोट टांगने के लिए हैंगर जो है वो लकड़ी के बने होने चाहिए। अच्छे किस्म के जो हैंगर होते हैं उसमें कोट और जैकेट के आकार को जो है वो बिगड़ने नहीं देते हैं, क्योंकि उसके जो गले होते हैं वो चौड़े होते हैं, जिससे कॉलर तथा बगल में सिलवटें नहीं पड़ती हैं। विभिन्न कपड़ों के लिए लकड़ी, धातु तथा प्लास्टिक के हैंगरों का प्रयोग किया जा सकता है। धातु के जो हैंगर होते हैं वो शीघ्र टूटते नहीं हैं, लेकिन उसमें जो है जंग शीघ्र ही लग जाता है। तो धातु के हैंगर जो होते हैं, ऐसे हैंगर हमें खरीदने चाहिए जो प्लास्टिक से चिपके हों, प्लास्टिक से कवर किया हुआ हो। इन पर जीन्स, कोट, पैंट तथा साड़ियाँ लटकाई जा सकती है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, रंगीन साड़ियों को संभालते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो जब हम रंगीन साड़ियों को संभालते संग्रह करते हैं तो उसमें हमें विभिन्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई रंगीन साड़ियों को एक साथ न धोएं, साड़ियों को तेज धूप में ना सुखाएं, इससे क्या होता है, साड़ी का जो रंग होता है वह कम हो जाता है। साड़ियों को बार बार ना धोएं और अत्यधिक स्टार्च का कलर न लगाएं। ये लिखेंगे आप, रंगीन साड़ियों को संभालते समय किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके उत्तर में। इसके बाद आता है, ऊनी परिधानों का संरक्षण आप किस प्रकार करेंगे? उलेन वस्त्र जो होते हैं, उलेन क्लोथ्स जो होते हैं, उनका संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए? तो इसमें आप लिख सकते हैं कि ऊनी वस्त्र जो होते हैं उनका संग्रह करते समय उन्हें तह करके ढेर बनाकर अलमारी में रखना चाहिए। गर्म शर्ट हैंगर में टांग कर रखना चाहिए। अच्छी तरह सूखे कपड़ों का संग्रह करना चाहिए, नमी वाले कपड़ों का संग्रह नहीं करना चाहिए। वस्त्रों को कपड़े से लपेट कर रखना चाहिए। नीम या तंबाकू की पत्तियां या फिर नेफ्लिन की गोलियों का प्रयोग कीड़ों को पनपने से रोकने के लिए हम कर सकते हैं। यह था ऊनी परिधानों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है।
इसके बाद जो अगला प्रश्न आता है वह है कपड़ों के संग्रह करने से पूर्व कुछ नियम क्या है। हम जो कपड़ों को संग्रह करते हैं तो उसके पहले कौन से नियम का इस्तेमाल करते हैं, कौन से नियम का ध्यान रखना होता है। तो उसमें पहला नियम आप लिखेंगे, एक बार पहन चुके वस्त्र को अलमारी में न टांगे क्योंकि उससे पसीना की महक आती है। पहनने के बाद वस्त्र को अच्छी प्रकार से हवा लगने दें जिससे पसीने की महक दूर हो सके, और हो सके तो ऐसे कपड़ों को धोकर ही हमें अलमीरे में रखना चाहिए। दूसरा नियम आप लिखेंगे, छिद्र, हुक, बटन का निरंतर निरीक्षण करते रहना चाहिए। वस्त्रों को रखने से पूर्व उधरे भागों का भी सील लेना चाहिए। इसमें तीसरा नियम आप लिखेंगे, वस्त्रों को संग्रह करने के लिए समाचार पत्र का कागज उत्तम रहता है क्योंकि काली स्याही से वस्त्रों पर कीड़े नहीं लगते हैं। तो इसलिए आप जब अपने कपड़ों का संग्रह कर रही हैं, रख रहे हैं, तो उसमें आप न्यूज़पेपर का, समाचार पत्र का जो कागज होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें चौथा नियम आप लिखेंगे, चमड़े के कोट तथा जैकेट को साफ कर, पोंछ कर और सूखने से बचाने के लिए हल्का तेल लगाकर रखना चाहिए। इसमें पांचवा नियम है, वस्त्रों को कीड़ों से बचाने के लिए कपड़ों पर कीड़े मारने की दवा छिड़कनी चाहिए। छठा नियम आप लिखेंगे, बरसात के मौसम में कपड़ों को फंगस से बचाने के लिए चमड़े के कपड़ों को हवा लगा देना चाहिए। फिर सातवां नियम है, गीले कपड़ों को कभी भी अलमारी में नहीं रखना चाहिए, उससे क्या होता है, फफूंदी लगने का डर रहता है। आठवां नियम आप लिख सकते हैं, प्रयोग के बाद कपड़ों से पीन निकाल देना चाहिए अन्यथा कपड़े पर जंग के निशान पड़ जाते हैं। तो इस तरह कपड़ों के संग्रह करने के पहले कुछ नियम होते हैं जिसे हमें ध्यान देना चाहिए। इसके बाद जो अगला प्रश्न आता है वह है, कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसे भी हम देखते हैं। जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, ऊनी वस्त्रों को नष्ट कर देते हैं। इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला है कीड़े, दूसरा है छिपकली, तीसरा है चूहे और चौथा है मच्छर। तो इसका सही उत्तर होगा कीड़े। ऊनी वस्त्रों को जो है कीड़े नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसी में दूसरा है, नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाती है। इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। पहला है फफूंदी, दूसरा है खमीर, तीसरा है क और ख दोनों, मतलब फफूंदी और खमीर दोनों, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा फफूंदी, पहला ऑप्शन। नमी युक्त वस्त्रों पर फफूंदी लग जाती है। इसी में तीसरा है, कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया समाचार पत्र की स्याही, दूसरा है सूखी नीम की पत्तियां, तीसरा है नेफ्थलीन बॉल और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका उत्तर होगा चौथा, इनमें से सभी। इन सभी का यूज जो है हम कीड़ों से वस्त्रों को दूर रखने के लिए करते हैं। इसी में अगला है, वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है मरम्मत, दूसरा है आयरन करना, तीसरा है धब्बे छुड़ाना और चौथा है हवा देना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है मरम्मत। वस्त्रों से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है, तो इसका उत्तर होगा मरम्मत। इसके बाद इसी में अगला दिया गया है, स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर लग जाती है। इसका पहला ऑप्शन है फफूंद, दूसरा है सिल्वर फिश, तीसरा है धब्बे और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सिल्वर फिश। इसी में आखिरी है, इनमें से कौन प्राकृतिक तंतु है। प्राकृतिक तंतु के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सूती, दूसरा है पॉलिस्टर, तीसरा है रेयॉन और चौथा है नायलॉन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा,
सूती। सूती जो होता है वो प्राकृतिक तंतु होता है। अब इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला है अलमारी, रिक्त स्थान और हवादार होनी चाहिए। तो यहाँ आप लिखेंगे साफ, अलमारी साफ और हवादार होनी चाहिए। इसी में दूसरा है नमी युक्त कपड़े रिक्त स्थान को आकर्षित करते हैं। यहाँ आप लिखेंगे फफूंदी। नमी युक्त कपड़े जो हैं वह फफूंदी को आकर्षित करते हैं। इसके बाद आता है तीसरा, स्टार्च युक्त कपड़े रिक्त स्थान को आकर्षित करते हैं। जो स्टार्च युक्त कपड़े होते हैं वो सिल्वर फिश को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिल्वर फिश। इसी में चौथा है ऊनी कपड़ों को रिक्त स्थान से क्षति पहुंचती है। ऊनी कपड़ों को कीड़ों से क्षति पहुंचती है। यहाँ पर आप लिखेंगे कीड़ों से। इसके बाद इसी में आखिरी है असावधानी होने पर रिक्त स्थान, चींटियां तथा कॉकरोच भी कपड़े को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ आप लिखेंगे चूहे। असावधानी होने पर चूहे, चींटियां तथा कॉकरोच भी कपड़े को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब इसमें जो तीसरा प्रश्न दिया गया है वह है सत्य या असत्य कथन। इसमें पहला है अलमारी के सभी खानों में पेपर बिछाना चाहिए। यह कथन सत्य है। इसमें दूसरा है अत्यधिक कलफ लगे कपड़े लंबे समय तक संग्रहित नहीं करने चाहिए। यह कथन भी सत्य है। इसी में तीसरा दिया गया है मैले कपड़ों को लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। यह कथन असत्य है। इसमें चौथा है हैंगर का उपयोग ऊनी कोट, सूट तथा रेशमी वस्त्रों में अच्छी क्रीज के लिए करना चाहिए। यह कथन सत्य है। और इसी में आखिरी है लंबे समय तक सूर्य की रोशनी में वस्त्र पड़े रहने पर इसका वस्त्रों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह कथन सत्य है। अगर लंबे समय तक सूर्य की रोशनी में, धूप में हम अपने कपड़े को छोड़ते हैं तो इसका क्या होता है, वस्त्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब इसमें कुछ उच्च स्तरीय बुद्धि कौशल प्रश्न दिए गए हैं, आइए उनको भी देखते हैं। उसमें पहला प्रश्न दिया गया है कपड़ों के संग्रह से पूर्व कुछ सामान्य नियम बताइए। तो कुछ सामान्य नियम कौन कौन से होते हैं, जिसमें पहला आता है एक बार पहने हुए वस्त्र अलमारी में न टांगे। इससे क्या होता है, पसीना सुखाने के लिए धूप में रखना चाहिए इसे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो पसीने की महक आती रहती है। इसी में दूसरा नियम है वस्त्र संग्रह में कपड़ों की रैक में अखबार का कागज बिछाना चाहिए। तीसरा आता है चमड़े के वस्त्रों में हवा लगाकर हल्की सी तेल की नमी का उपयोग करना चाहिए। चौथा आता है इसमें कपड़ों में कीड़ों को मारने की दवा का प्रयोग करना चाहिए। और इसी में पांचवा आप लिख सकते हैं बरसात के मौसम में कपड़ों की नमी से फफूंदी लगती है, इसलिए कपड़ों को हवा लगाते रहना चाहिए। कपड़े प्रयोग करने के उपरांत कपड़ों से पिन या कील निकाल देना चाहिए तथा खूंटियां व हैंगर को भी जहां तक हो स्टील या एल्युमिनियम का ही उपयोग में लाना चाहिए। इससे क्या होता है, कपड़े पर जंग नहीं लगते हैं। अब इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है सिल्क के कपड़ों का संग्रह करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जब हम सिल्क के कपड़ों का संग्रह करते हैं तो हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें आप पहला लिख सकते हैं सिल्क कपड़ों को पहले ड्राई क्लीन करवा लेना चाहिए या घर पर हल्के डिटर्जेंट से भी धो लेना चाहिए, जिससे धूल व धब्बे हट जाते हैं। फिर इनको पॉलीथीन या फिर मलमल के कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। इसके बीच में लौंग, नीम के सूखे पत्ते उनकी सतह पर रखना चाहिए, जिससे कीड़े या फफूंदी आदि नहीं लगते हैं।
गंदे या पसीने युक्त कपड़े नहीं रखने चाहिए और कपड़ों को संग्रह करने से पूर्व धूप लगवा लेना चाहिए ताकि उनमें जो नमी है वह निकल जाए। इसी में अगला प्रश्न दिया गया है, ऊनी वस्त्रों का संग्रह करते समय किन 4 सावधानियों का ध्यान में रखना चाहिए, अथवा ऊनी वस्त्रों को संग्रह करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो जब हम ऊनी वस्त्रों का संग्रह करते हैं तो संग्रह से पूर्व वस्त्रों की मरम्मत कर लेना चाहिए। ऊनी वस्त्रों का जो स्थान है वह साफ और सूखा होना चाहिए ताकि फफूंदी आदि ना पनपे, ना लग सके। ऊनी वस्त्रों की तह में फिनाइल की गोलियां भी रख सकते हैं। ऊनी वस्त्रों को हवादार डिब्बों में नहीं रखना चाहिए, उसे हवा बंद डिब्बों में या अलमारी में संग्रह करना चाहिए जिससे कीड़ों का प्रवेश न हो सके। और संग्रह से पूर्व ड्राई क्लीन भी करवा लेना चाहिए। तो इस तरह अभी हमने पाठ 5 अध्याय 5 शोधक अभिकर्ता के प्रश्नोत्तर को देखा। आज की वीडियो में बस इतना ही।